Welcome to my class student. It's English Honeydew. We are doing a visit to Cambridge and this is session 3 and this is the question answer session. इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपने देखा कैसे दो डिसेबल पर्सन मिलते हैं और उन्होंने पूरी डिसेबिलिटी को लेकर जो हमारे मन में जो थॉट है, जो हमारी थिंकिंग है, उनको उन्होंने चेंज कर दिया. अब हम डिसेबिलिटी नहीं देखते, हम इंसान के इनर लाइट को देखते हैं, हम उनके सोल को देखते हैं. क्योंकि अगर आपके बॉडी में कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन नहीं है तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि जो बॉडी है इट्स जस्ट वॉल ऑफ अ लैंटर्न, जो किसी भी लालटेन की एक वॉल की तरह है. ये एक केस है, सिर्फ एक केस है, एक एक्सेसरी है जो कि डेकोरेटेड पीस की तरह है. आपके अंदर की जो लाइट है, आपके अंदर का जो सोल है, वही इम्पोर्टेंट है और हमें उसी में कंसंट्रेट करना चाहिए. तो बहुत अच्छी बात हमने इस विजिट टू कैम्ब्रिज में सीखी. नाउ लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर. पेज नंबर 105, comprehension check. Which is the right sentence? Cambridge was my metaphor for England to the writer. आपको पता है Cambridge was my metaphor for England राइटर ने लिखा था, तो करेक्ट मीनिंग क्या है उसका? Cambridge was a reputed university in England. England was famous for Cambridge. Cambridge was the real England. So Cambridge was the real England. England अगर रियल में देखना तो Cambridge is the real England. That is Cambridge is the metaphor for me for England. The writer phoned Stephen Hawking's house. Right? उन्होंने फोन किया था. From the nearest phone booth, from outside a phone booth, from inside a phone booth, from outside a phone booth. Now, every time he spoke to the scientist, the writer felt guilty because he wasn't sure what he wanted to ask. He forced the scientist to use his voice synthesizer. He was face to face with the listener. तो वो क्यों गिल्टी फील कर रहे थे? क्योंकि वो फोर्स कर रहे थे साइंटिस्ट को, मिस्टर स्टीफन हॉकिंस को, कि वो वॉइस सिंथेसाइजर का यूज करे. आपको पता है वो कैसे बात करते हैं? वो कंप्यूटर में उंगलियां उनकी टाइप करती है और वही कंप्यूटर वो वर्ड सामने लाता है. He forced the scientist to use his voice synthesizer. I felt a huge relief in the possibilities of my body. In the given context, the highlighted words refer to shifting in the wheelchair, turning the twist, standing up, walking, speaking, writing. This is, याद है ना आपको वो कैसे शिफ्ट हो पा रहे थे चेयर में, वो कैसे अपने रिस्ट को देख सक रहे थे टाइम देखने के लिए. तो उनको बहुत ह्यूज रिलीफ मिल रहा था क्योंकि उनके सामने जो इंसान था वो तो डिसेबल था, बट वो एक्सट्रीम डिसेबिलिटी के केस में था. मिस्टर स्टीफन हॉकिंस वो एक स्टिल फोटोग्राफ की तरह लग रहे थे, 3 डायमेंशनल फोटोग्राफ जो हिल डुल भी नहीं सकते हैं. उनके जो आपको पता है उनका हेड जो है ट्विस्टेड रहता है, साइडवेज उनका हेड रहता था और इस तरह से वो इंसान जो थे. तो उनके सामने जब फिरदौस ने खुद को देखा तो उनको बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिली क्योंकि उनकी बॉडी में अभी भी हरकत है, हलचल है. नाउ वर्किंग विद टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंस मेक द राइटर नर्वस? इफ सो व्हाई? Did he at the same time feel very excited? If so, why? Yes, the prospect of meeting Stephen Hawking made the writer nervous because Stephen Hawking was the ablest scientist on the earth. तो जब मिस्टर फिरदौस इंग्लैंड गया था वहां उनको पता चला कि स्टीफन हॉकिंस यहीं पर हैं, तो और उन्होंने उनको मिलने के लिए समय मांगा, उनको समय भी मिल गया. और जब वो उनसे मिलने जा रहे थे तो वो बहुत ही नर्वस हो गए थे क्योंकि मिस्टर हॉकिंस जो है वो एबलेस्ट साइंटिस्ट ऑन द अर्थ थे. ही वॉज द वर्दी ऑथर ऑफ वर्ल्ड रिनाउंस्ड बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. जब आप बहुत बिग पर्सनैलिटी से मिलने जाते हो तो आप नर्वस हो ही जाते हो क्योंकि वो मिस्टर हॉकिंस जो है वो बहुत ही रिनाउंस्ड बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के राइटर हैं. वो द एबलेस्ट साइंटिस्ट ऑन द अर्थ थे. तो इतनी महान हस्ती से मिलने जाने में थोड़ी नर्वसनेस मिस्टर फिरदौस को हुई. ही हैड बिकम द सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. जो मिस्टर हॉकिंस है, स्टीफन हॉकिंस, वो सक्सेसर है आइजैक न्यूटन के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. वो होल्ड करते हैं उनका चेयर.
उन्होंने होल्ड किया उनका चेयर आइजैक न्यूटन का, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में है, एंड दिस इज ही इज द सक्सेसर टू हिम. मीटिंग विद सच अ ग्रेट पर्सनालिटी मेड द राइटर नर्वस. जब आप इतनी बड़ी पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हो तो नर्वसनेस तो जायज है, एंड इट्स वेरी नेचुरल. Yes, he felt excited at the same time. वो नर्वस तो थे लेकिन वो बहुत एक्साइटेड भी थे, because it made him stronger to see somebody like him achieving something huge. क्योंकि वो खुद व्हील चेयर बाउंड पर्सन है. मिस्टर फिरदौस ने दुनिया व्हील चेयर में घूमी, आपको पता है. जब अपने सामने उन्होंने मिस्टर हॉकिंस को देखा, जो उन्हीं की तरह डिसेबल है, लेकिन कितनी ज्यादा अचीवमेंट उन्होंने हासिल कर रखी है, तो उनसे मिलकर वो बहुत ही एक्साइटेड हुए, बिकॉज इट मेड हिम स्ट्रॉन्गर. मिस्टर हॉकिंस से मिलकर मिस्टर फिरदौस को अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुआ टू सी समबडी लाइक हिम अचीविंग समथिंग ह्यूज. उनको ये विश्वास हुआ कि यस, आई कैन ऑल्सो अचीव वट एवर आई वॉन्ट टू इन दिस life. This made him aware of the many possibilities present before him. जब वो मिस्टर हॉकिंस से मिले तो वहां पर वो स्टिल फोटोग्राफ की तरह दिखे, लेकिन मिस्टर फिरदौस को अपने शरीर में हरकत महसूस हुई. उन्होंने अपने शरीर को जब देखा तो उन्होंने कहा कि यस, मैं चल नहीं सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मैं एटलीस्ट मैं अपने रिस्ट को देख सकता हूँ, मैं अपने चेयर में शिफ्ट हो सकता हूँ, इधर से उधर थोड़ा चेयर में अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूँ. लेकिन मिस्टर हॉकिंस तो वो भी नहीं करते. स्टिल ही इज देयर लिविंग हिज लाइफ. तो इनको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अपने बॉडी में दिखी. देयर बाय हेल्पिंग हिम टू रीच आउट फर्दर देन ही इवन थॉट ही कुड. और इसी तरह से इन्होंने सोचा कि मैं भी कुछ हासिल कर सकता हूँ, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था. मिस्टर हॉकिंस की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें देखकर इन्हें अपने आप को बहुत ही रिलीफ महसूस हुआ. यस, आई कैन ऑल्सो अचीव वट एवर आई वॉन्ट. Guess the first question put to the scientist by the writer. कौन सा क्वेश्चन था? The writer might have asked the scientist if he had been brave to reach where he had. तो आपको पता है, तो हिस्सा हमें दिया गया है था जो चैप्टर में था, तो पूछा गया है कि पहला कौन सा क्वेश्चन पूछा होगा. तो पहला क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा होगा, इफ ही हैड बीन ब्रेव टू रीच वेयर ही हैड. आज मिस्टर हॉकिंस जिस मुकाम में पहुंचे हैं, वहां पहुंचने पर क्या उनको बहुत ही बहादुरी दिखानी पड़ी? इफ ही हैड बीन ब्रेव टू रीच वेयर ही हैड. Stephen Hawking said, I have had no choice. Does the writer think there was a choice? What was it? मिस्टर हॉकिंस ने कहा कि आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी कि मैं चुनूं ये या वो. तो क्या राइटर को ऐसा लगा कि कोई चॉइस थी? तो क्या चॉइस थी? द राइटर थॉट दैट देयर वाज अ चॉइस. Stephen Hawking could have chosen to leave everything and be sad and depressed. या एक चॉइस तो थी, वो सब कुछ छोड़ देते, अपने शरीर की हालत देख के डिप्रेस हो जाते, दुखी हो जाते. He could have served, however he chose to live creatively. राइटर क्या कहते हैं? मिस्टर फिरदौस कहते हैं, यस देयर वाज अ चॉइस. एक चॉइस थी मिस्टर स्टीफन हॉकिंस के पास. वो क्या चॉइस थी? He could have chosen to leave everything. वो सब कुछ छोड़ के बैठ जाते और हमेशा दुखी रहते और डिप्रेस रहते. He could have served, however he chose to live creatively, knowing the reality of a disintegrating body. या पर उन्होंने क्या चूज किया? उन्होंने क्रिएटिवली जीना चूज किया और अपने शरीर के सारे रेस्ट्रिक्शंस को एक्सेप्ट करके, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके उन्होंने अपने जीवन को क्रिएटिविटी के साथ जिया और उन्होंने इतना कुछ अचीव किया. I could feel his anguish. What could be the anguish? Stephen Hawking's mind was active with many thoughts that he wanted to express. Mr. Hawkins का body डिसेबल था लेकिन उनका माइंड नहीं था. इट वॉज वेरी एक्टिव एंड विथ मेनी थॉट्स दैट ही वांटेड टू एक्सप्रेस. और बहुत सारे थॉट्स उनके अंदर चलते थे जो वो एक्सप्रेस करना चाहते थे. हाउएवर हिज थॉट्स केम आउट इन फ्रेजेस. लेकिन उनके थॉट्स कैसे आते थे? फ्रेजेस में. फ्रेजेस, नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, विदाउट रिफ्लेक्टिंग हिज फीलिंग्स.
और उनके जो थॉट्स आते थे, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, आप समझ सक रहे हो कि मैं क्या फील कर रही हूँ अभी इस पर्टिकुलर आंसर को बताने के लिए। लेकिन मिस्टर हॉकिंस कैसे बोलते थे, वो टाइप करते थे, उनका कंप्यूटर सिंथेसाइजर, वो वॉइस सिंथेसाइजर था, वो आंसर को बताता था, बोलता था। और जब एक मशीन बोल रही होती है तो कोई फीलिंग नहीं आती, कोई इन्फ्लेक्शन नहीं आता, आप देख रहे हो कोई टोन नहीं पता चलता, कोई इमोशन नहीं पता चलता। तो उनके जो थॉट्स थे वो आते थे बाहर मशीन के थ्रू फ्रेजेस में, विदाउट रिफ्लेक्टिंग हिज फीलिंग्स, उनके फीलिंग्स को बिना रिफ्लेक्ट किए, और इमोशंस, और उनके इमोशंस को भी वो रिफ्लेक्ट नहीं करते थे। हिज सेंटेंसेस वर मियर लाइन्स, उनके जो सेंटेंसेस थे वो सिर्फ लाइन्स थे, सिर्फ वो लाइन्स थे, विदाउट एनी सेंटिमेंट, बिना किसी सेंटिमेंट के, क्योंकि वो टाइप करते थे। और जब आप टाइप करते हो, टाइप किया हुआ कुछ पढ़ते हो तो अपने हिसाब से पढ़ते हो, आप जिसने टाइप किया उसके इमोशंस को आप नहीं समझ पाते हो। The writer felt he could understand his anguish and frustration at that. तो राइटर को ऐसा लगा कि हाँ, वो समझ पा रहे हैं कि वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है, वो कितने दुखी हैं, कितना अपने आप को हेल्पलेस समझ रहे हैं, जब उनको इस तरह से अपने थॉट्स को बाहर लाना पड़ रहा है। What endeared the scientist to the writer so that he said he was looking at one of the most beautiful men in the world. याद है आपको, वो वन साइडेड स्माइल देख के राइटर को लगा कि वो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन के सामने है। The writer asked Stephen Hawking if he found it annoying that someone like him came and disturbed him in his work. आपको पता है मिस्टर फिरदौस ने क्वेश्चन किया था कि आपको अनोइंग लगता है क्या मेरे जैसे लोग आपके पास आते हैं, आपका समय बर्बाद करते हैं। टू दिस क्वेरी द साइंटिस्ट रिप्लाई इन द अफर्मेटिव। साइंटिस्ट ने क्या कहा था स्टीफेंस ने कि यस, फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली, उन्होंने बहुत ही फ्रैंकली और ऑनेस्टली उन्होंने जवाब दिया था यस। और फिर ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, और फिर एक स्माइल आई थी प्यारी सी उनके चेहरे पर, एंड दिस वाज व्हाट एंडियर्ड हिम टू द राइटर। तो उस समय राइटर ने कहा कि मैं दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन के सामने बैठा हुआ हूँ। द राइटर फेल्ट दैट ही वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। Read aloud the description of the beautiful man, which is the most beautiful sentence in the description. The sentence describes the inner glow of Hawkins' personality, which makes his physical looks irrelevant, is probably one of the most beautiful descriptions of beauty. कैसे उनके इनर पर्सनालिटीज को, इनर ग्लो को, हॉकिंस के इनर ग्लो को कैसे मिस्टर फिरदौस ने किया था, एक लैंटर्न का उन्होंने एग्जांपल दिया। जो लालटेन होती है, लालटेन के बाहरी जो वॉल है वो चाहे वॉर्न आउट हो जाए, खराब हो जाए, अंदर की लाइट जलती हुई वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह से मिस्टर हॉकिंस के पर्सनालिटी, उनके जो थॉट्स, वो उनका जो इनर ग्लो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका फिजिकल लुक उनके इनर ग्लो के सामने इररिलेवेंट है, कोई मायने नहीं रखता। एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्यूटी। Now, if the lantern is the man, what would its walls be? What is the house within the thin walls? What general conclusion does the writer draw from this comparison? Now, if the lantern is man, its walls is the human body. अगर लालटेन अगर आप इंसान की तरह उसको रखते हो तो उसके जो बाहरी दीवार है वो हमारी बॉडी है। लाइट ऑफ लाइफ इज हाउस विद इन द थिन वॉल्स। और इस जो वॉल है, जो बॉडी के अंदर कौन है, लाइट ऑफ लाइफ है, हमारी जो सोल है, वो जीवन की जो लाइट है वो हमारे अंदर रहती है। The writer draws a general conclusion that inside our body is the eternal soul. हमारे अंदर एक ऐसी सोल है, जो आत्मा है, वो कभी भी छत विच्छित नहीं होती, आपको पता है। तो जो बॉडी है वो हाँ इटर्नल सोल है, एवरीथिंग एल्स इज एन एक्सेसरी, और वो इटर्नल सोल ही इज इम्पोर्टेंट है। बाकी सब बाहरी जितना भी है वो एक आडंबर है, वो एक एक्सेसरी है, वो जस्ट डेकोरेटेड पीस है। तो इट डजंट मीन अगर आपकी बाहरी बॉडी छत विच्छत है या खूबसूरत नहीं है या कुछ कमी है, इट डजंट मैटर, आपके अंदर का ग्लो होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
व्हाट इज द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड? क्या उन्होंने मैसेज दिया डिसेबल लोगों के लिए? द साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस मैसेज फॉर द डिसेबल इज दैट दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, दे शुड मेक द बेस्ट यूज ऑफ देम एंड थैंक्स गॉड। ये प्रूफ करने में की कोशिश मत करो कि आपके पास जो नहीं है उसमें भी आप माहिर हो। जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जो डिसेबल्ड ओलंपिक्स, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। जब आप व्हील चेयर बाउंड हो तो आपको ओलंपिक्स में हिस्सा लेने की क्या जरूरत है? आप उसमें कंसंट्रेट करो जिसमें आप अच्छे हो। यू शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू आर गुड एट, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी जो हो सकता है दूसरे लोगों में वो नहीं है। तो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करके जो एक जीवन मिला है उस जीवन को भरपूर जियो, क्रिएटिविटी के साथ जियो। यही मिस्टर स्टीफन हॉकिंस का मैसेज था डिसेबल लोगों के लिए। So what have we learned today? We have learned how to answer the questions of this particular comprehension check portion. In the next session, I will come with new part of this chapter. Thank you.